हमारे मोहल्ले में एक चचा थे, 101 साल के। आखिरी दम तक अपने छोटे मोटे काम उन्होंने खुद किए। रेलवे से रिटायर्ड थे। उनके बारे में ख़ास बात ये थी कि अक्सर रात में मोहल्ले में खबर उड़ती थी कि चचा मियाँ की तबीयत कुछ बिगड़ गई है। अब आप बैल्कनी से देखते हैं कि उनके घर के दरवाजे के बाहर लोग खड़े हैं, कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, और सब लोग इशारे में एक दूसरे से बता रहे हैं कि भाई अब बचेंगे नहीं आप। कोई कह रहा है कि मुश्किल है भैया, इस बार तो बहुत मुश्किल लग रहा है, रात कट जाए यही बहुत है। लेकिन अगली सुबह पता ये चलता था कि चचा मियाँ तो बिल्कुल ठीक हैं और गली में इंतकाल किसी और का हो गया। ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ। अब तो आलम यह था कि इधर चचा मियाँ की तबीयत रात में बिगड़ी, उधर गली के लोग सुबह अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने लगते थे, और वो हार्ट अटैक के वक्त जो जबान के नीचे एक छोटी गोली रखते ना जेब में, वो रखने लगते थे। कुछ लोग तो फौरन अपनी वसीयत चेक करने लगते थे। वैसे चचा मियाँ आदमी ठीक ठाक ही थे। गली में उनका तीसरा मकान था और दूसरी तरफ पांचवा मकान मेरा था, यानी कुछ आस पड़ोस के ही लोग थे। और जब मैं 21 साल पहले इस मोहल्ले में आया था तो पहली बार हमारी जान पहचान उन्हीं से हुई थी। अच्छे आदमी थे चचा मियाँ, लेकिन खैर अब मौत तो किसकी रुकी है। एक रात को अचानक खबर आई कि चचा मियाँ की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, और उसके बाद सुबह उनका इंतकाल हुआ। सुबह फजर वाली जो अजान होती है उसके वक्त कुछ उनके घर से रोने पीटने की आवाज़ें आई थी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि चचा मियाँ अब नहीं रहे। खैर हमने भी दुआ की कि उनको रूह को सुकून मिले, उनके गुनाहों को ऊपर वाला माफ़ कर दे, और 100 के ऊपर वाले आदमी के लिए कोई क्या ही रोए। अब भरपूर जी भर के जिए थे, अब फिर भी जब कोई जाता है तो अफसोस तो होता ही है। हमने उनके जनाजे को कंधा देने के लिए कुछ तैयारियां शुरू कर दी, दफ्तर की छुट्टी भी कर ली। चचा मियाँ नेक आदमी थे, वैसे सबकी मदद करते थे। एक दिन की बात है कि मेरा झगड़ा हो गया मोहल्ले में किसी से। इसी मोहल्ले में एक साहब रहते हैं, उनका नाम है कुद्दूसी साहब। अब पैसे वैसे ठीक ठाक है उनके पास। वो कुछ होते ना लोग सड़क पे चलते हुए जो बिला वजह चलते हुए लोगों को कहते रहते हैं वालेकुम सलाम, ताकि जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें लगे कि कोई इन्हें सलाम कर रहा है, थोड़ा रुतबा बनता है। घर भी काफ़ी बड़ा था। किसी ज़माने में दुबई में शेखों के ऊँट नहलाते थे, धीरे धीरे वहीं पे इत्र का कारोबार खड़ा किया और फिर पैसा बना लिया। तो अब घर भी बहुत बड़ा सा था उनका, घर का गेट भी बहुत बड़ा सा था, और गेट के ठीक बाहर जो था वो 4 बड़े बड़े गमले रखे हुए थे जो लोग अक्सर जगह घेरने के लिए लगाते हैं। तो बस एक बार मेरी यही बात हो गई उनसे कि भाई ये तो सड़क है, हैं? सड़क पे आपने ये 4 पिरामिड की तरह 4 गमले खड़े क्यों हैं, क्यों लगाए हुए हैं भाई? वो गली वैसे ही पतली है, आने जाने में दिक्कत होती है। बस साहब हत्ते से उखड़ गए, बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन गमलों के बारे में कुछ कहने की? है ये हमारे वालिद साहब लगा गए थे और ये अपनी जगह से नहीं हिलने वाले। अरे हमने कहा कि भाई वालिद साहब के जमाने में ई रिक्शा नहीं चलते थे, अब चलते हैं, आए दिन जाम लग जाता है, हटाइए इसको यहाँ से। साहब उसी में जो है वो तू मैं शुरू हो गई, और उसके बाद एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया हम लोगों ने, खींचतान शुरू हो गई, और फिर उसके बाद मैं और कुद्दूसी साहब बीच सड़क पे ऐसे लोट के लड़ रहे थे जैसे वो मिथुन की फिल्म में कोई स्नेक फाइट नहीं होती है, उस तरह से। अच्छा, पूरा मोहल्ला जो मजे ले रहा है, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हम दोनों कब रील का कंटेंट बन गए। खैर थोड़ी देर में चचा मियाँ आए और आकर उन्होंने हम दोनों को छुड़ाया। मैंने अपने कपड़े वपड़े झाड़ते हुए कहा, चाचा आपने बचा लिया आज इसको, वरना ये मेरा गुस्सा जो है बहुत खराब है, अभी इसको यहीं पे कबूतर बना देता मैं। तो वो बोला, अबे हाथ ला के देख, 2 लपड़ में चकरगिन्नी की तरह नाचेगा यहीं पे। मैंने कहा, मैं बोतल में रख के रॉकेट बना दूंगा तुझे, अबे चल, अब की गमले कुछ कहा ना तो गमले की जगह तुझे सजा दूंगा यहीं पे। इस तरह की हमारे बीच में कुछ बातें होती रही। तो चचा मियाँ ने हम दोनों को डांटा, बोला चुप रहो तुम दोनों, और फिर हम दोनों को समझाया। उन्होंने कहा कि भाई देखो मोहल्ले का मामला है, आपस में मोहब्बत से रहो, अमन से रहो। समझाया बुझाया, हम लोग खैर समझ गए, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने हमको समझा बुझा के घर भेज दिया, और मुझसे वादा किया कि मैं कुद्दूस से बात करके उसके जो गमले हैं वो हटवा दूंगा। लेकिन खैर बेचारे वादा पूरा किए बगैर ही चले गए, इंतकाल हो गया उनका। तो आज उनकी सारी बातें याद आ रही थी मुझे। खैर अब मैं तैयार होकर चचा मियाँ के घर पहुंचा तो देखा कि उनके घर के बाहर बहुत भीड़ भाड़ तो नहीं थी,
दरवाजे पे 10-12 प्लास्टिक की कुर्सियां थीं, कुछ 5-10 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक कुद्दूसी साहब भी थे। उन्होंने मुझे देखा और मैंने उन्हें देखा। दोनों ने एक थोड़ा अनकहा सा होता है ना, वो एक जाहिर किया एक दूसरे पर, और फिर मैं अंदर चला गया। तो अंदर पहुंचा उनके घर में तो देखा कि एक बड़े से हॉल में बीचों बीच उनकी जो डेड बॉडी थी वो लेटी हुई थी। इधर उधर लोग बैठे हुए थे, सब बातें कर रहे थे। वही बातें कर रहे थे जो ऐसे वक्त में अक्सर की जाती हैं कि भैया अरे 2 दिन पहले तो बात हुई है, एकदम ठीक लगे, हमसे कहने लगे आपकी देवा का मेला चलेंगे, बताइए अकेले चले गए छोड़ के। हैं एक औरत कह रही थी, अरे चेहरा देखो, हैं ऐसा लग रहा जैसे अभी सो रहे हैं, ऐसा लग रहा अभी सो के उठेंगे। उनका एक बेटा भी था, वो पीछे बैठा फोन चला रहा था। अच्छा, मैंने सोचा कि भाई चलो उसने अपना बाप खोया है, थोड़ी शफकत से उसके सर पे हाथ रख देते हैं। तो मैं पहुंचा, मैंने उसके सर पे हाथ रखा, थोड़ा बड़प्पन झलकाते हुए मैंने कहा, भाई देखो वो तो अब नहीं रहे चचा मियाँ, लेकिन भाई हम हैं, हाँ हम हैं, तो फिक्र मत करना, अच्छा, और कुछ ज़रूरत हो तो हमें बताना, अच्छा। हाँ बस मेरा इतना कहना था साहब कि गुनाह हो गया समझ लीजिए। वो फौरन पलटा, बोला अंकल एक काम हमारा कर दीजिए, ये असल में हमारे यहाँ ना पहले कोई मरा नहीं है, तो हमको पता नहीं है कि ये सब कैसे होता है, मतलब ये कफन अफन का सब मामला हमको मालूम नहीं है, ये सब आप मतलब देख लीजिए, हैं। अच्छा, हमने सबको बोल दिया बाहर पूरे मोहल्ले में कि जो है आप और कुद्दूसी साहब जो है मिल के सब इंतजाम कर देंगे, तो आप कर दीजिएगा, हैं ये देख लीजिएगा थोड़ा। मैंने सोचा यार ये तो गलत फंस गया मैं, पर खैर अब क्या करता, वो सबसे बोल चुका, तो मैं हाँ हाँ करके बाहर आ गया। अब मैं बाहर आया तो पता चला कि पूरे मोहल्ले में सबको शोर हो गया था कि चचा मियाँ के कफन दफन की जिम्मेदारी जो है वो मुझे और कुद्दूसी साहब को मिली है। लोग बातें कर रहे थे कि अब भाई ये दोनों लोग बहुत काबिल लोग हैं, ये दोनों ना हो तो पता नहीं मोहल्ले का क्या हो, हैं। देखो सारे बड़े बड़े काम इन्हीं लोग को करने पड़ते हैं। और कुद्दूसी साहब भी वहाँ लोगों से कह रहे थे, भाई देखिए कफन जो है बहुत अहम काम होता है और इसमें बहुत बारीक नुक्ते नज़र की ज़रूरत होती है, शरीयत की बारीकियाँ होती हैं, सब देखना पड़ता है भाई। अब ये तो चलिए मेरे जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो भाई चलिए हो जाएगा काम, हैं। अच्छा, वैसे मुझे कुद्दूसी साहब से नफरत तो थी क्योंकि हमारे यहाँ झगड़ा हो चुका था, लेकिन आज जो उनका मैं कॉन्फिडेंस देख रहा था वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बात ये थी कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये कफन दफन कैसे होता है, क्या इंतज़ाम करना होता है, कौन सा सामान लाना होता है, पर ये सब मैं बताना नहीं चाहता था किसी को, वो बता देंगे तो अपनी नीची हो जाएगी। इसलिए सोचा कि चलिए कुद्दूसी साहब करेंगे, मैं अपना साथ साथ लगा रहूँगा, है ना, और इसी दौरान जो है हमारा भी नाम हो जाएगा कुछ मोहल्ले में कि चलिए वे बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, सब इंतज़ाम करते हैं। तो अब हुआ ये साहब कि मैं इंतज़ाम के दौरान उनके साथ साथ लगा रहा। अच्छा, इस दौरान हमारी बात कम हो रही थी और एक दूसरे को वो टोक ज़्यादा रहे थे, एक दूसरे को क्या वही मुझे बार बार टोक रहे थे, बार बार गए, अरे भाई आपने वो लकड़ी मंगवा ली क्या, वो पटरे जो कवर पे रखते हैं मंगवा लिए, देखिएगा भी उनमें बीच में सांस ना रहे भाई, हाँ उनमें सांस नहीं होनी चाहिए, और वो बेर की पत्तियाँ चाहिए होती हैं, वो बोलिए किसी को भाई लेके आए। वो जानबूझ के ना बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे ताकि सब लोग सुन सकें। अच्छा, मुझे गुस्सा तो खूब आ रहा था कि बड़ी शेखी बगार रहा है, लेकिन उस वक्त मैं और क्या ही कहता। मैंने कहा जी जी कुद्दूसी साहब मंगवाता हूँ, ये मैं कह के रह जाता था। भाई ज़रूरत के वक्त तो गधे को बाप बनाना ही पड़ता है ना। तो खैर पूरा दिन वो चिल्लाते रहे और अलग अलग तरह की बातें, जैसे अरे भाई वो चने मंगवा लीजिए पढ़ने के लिए, वो एक एक चना जो है वो माला की तरह पढ़ते हैं वो चाहिए, और भाई वो कफन का कपड़ा कटवाइए, हाँ आप लोग क्या बैठे हैं यहाँ पे, वो गुस्ल का पटरा लेके आइए मस्जिद से, देखिएगा भाई उसमें पानी हल्का गर्म हो, हाँ बहुत ज़्यादा ना हो, जाइए भाई कराइए जल्दी। खैर अल्लाह अल्लाह करके शाम हुई और जनाजा निकलने को तैयार हुआ। जैसे ही बिस्मिल्लाह की आवाज़ के साथ जनाजा उठा तो घर से औरतों के रोने की आवाज़ें आईं, जैसी आमतौर पे आती हैं। खैर कलमा पढ़ते हुए लोग गली से निकले। अब जनाजा 4 कंधों पर, पीछे कुछ होंगे, ठीक धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ती गई थी, तो कुछ 100-150 लोग रहे होंगे उसमें, इतने लोगों का हुजूम था। अब मैं और कुद्दूसी साहब वैसे तो जाने दुश्मन थे, लेकिन आज कुछ दोस्त हो गए थे क्योंकि आज हमें साझा काम करना था। अब खराब होता या कुछ गड़बड़ हो जाती इसमें तो दोनों की बेइज्जती होती। तो खैर
जनाजा चला जा रहा है और बीच बीच में हम दोनों लोग तेज आवाज में वही जुमले बोल रहे हैं जो हर जनाजे में आप लोग सुनते होंगे। कोई कहता है, अरे भाई वो जनाजा सीधे हाथ से पकड़िए, अरे भाई देखिएगा नीचे वो नाली है भाई, संभाल के, हाँ पैर देखिएगा गिर मत जाइएगा। फिर कोई बोलता है, अरे भाई देखिए जरा वो आराम से चलिए, धीरे धीरे, हाँ तिरछी हो रही है भाई, संभालिए संभालिए। फिर कोई बोले, अरे देखिए भाई गड्ढा है, संभाल के। तो ये जुमले जो होते हैं ये बेवजह होते हैं, लेकिन इसलिए बोले जाते हैं कि जिससे पता चल जाए कि खास आदमी कौन है, क्योंकि जो खास आदमी होता है वही ये बातें बोलता है। अच्छा, अभी 2 गली क्रॉस हुई थी कि तभी हमने देखा कि कुद्दूसी साहब के चेहरे पर अचानक पसीना और घबराहट और बेइंतहा डरे हुए लग रहे हैं। वो किनारे खड़े थे बेचारे, जनाजा आगे निकल रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे अम्मा गजब हो गया यार। मैंने कहा अरे हुआ क्या, बताइए तो। बोले अरे यार हुआ क्या, वो सब इंतजाम तो कर लिए, कब्र तो बनवाई ही नहीं यार। क्या? मेरे तो होश वाख्ता हो गए। अरे हाँ यार, अब याद आया कि वो एक कब्र भी तो बनवानी होती है, अब ये थोड़ी कि जनाजा लेके सीधे चल दिए कब्रिस्तान में। कुद्दूसी साहब बोले यार कसम से बहुत ही बिल्कुल बात ही निकल गई दिमाग से यार, अब क्या होगा? मैंने कहा तो कोई नहीं, अब कब्रिस्तान में जाके वहां जनाजा रख देंगे, थोड़ी देर वहां बनवा लेंगे। बोले अरे यार ऐसे नहीं हो सकता, अगर वहां पे बनवाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि कब्र बनी ही नहीं थी, कितना हंसेंगे हम पर, किस्सा हो जाएगा, नस्लें सुनाएंगे एक दूसरे को किस्सा, ये मोहल्ले में हंसे जाएंगे हम लोग। मैंने कहा तो क्या करें? बोले यार ऐसा करो, मैं शॉर्टकट से कब्रिस्तान जाता हूं और तुम जो है कैसे भी करके इस जनाजे को जो है थोड़ा डिले करो, चाहे गलत तरफ मुड़वा दो, कुछ भी करके थोड़ा वक्त लो, मतलब रोक लो इसको, यही एक रास्ता है, और इसको रुकवाओ, मैं जरा आता हूं कह के। और इतना कह के वो जो है जनाजे के उल्टी तरफ, भीड़ इधर जा रही तो वापस गली में उस तरह दौड़ते हुए चले गए तेजी तक। अब साहब सब कुछ मेरे हाथ में आ गया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कनपटी से पसीना बह रहा है साहब, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे इसको रोकूं, क्या बहाना बनाऊं, कैसे डिले करूं। कुछ समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा तेज कदम आगे बढ़ा और मैंने एकदम से कहा ठहरिए भाई, असल में सुनिए, सब लोग रुकिए। तो लोगों ने कहा अरे अब हाँ बोलो भी, क्या हुआ कर रहे हो? जनाजे के खत्ता एक साहब कंधे पे संभाले हुए थे और गुस्से में बोले अरे बताओ भाई जल्दी बताओ क्या है। मैंने कहा वो असल में देखिए चचा मियाँ जो थे बहुत नेक आदमी थे, और बहुत ही नेक, मतलब न जाने कितने लोगों की छिप के मदद किया करते थे, कितना कितना पैसा उनका जाया करता था इधर। तो क्या है साहब कि एक साहब ने कहा हाँ ऐसा था क्या? हमको तो कभी नहीं लगा, हमको तो कभी पैसा वैसा नहीं दिया। मैंने उसको आंखें दिखा के डराया और कहा तो भाई साहब ऐसा है कि कोई साहब हैं जो बम्बई में रहते हैं, उनको पता चला अभी कि चचा मियाँ का इंतकाल हो गया है, तो वो फ्लाइट से आए हैं, तो वो बस एक बार आखिरी बार देखना चाहते हैं, तो मैंने उनको यहीं बुला लिया है। तो एक मतलब यहीं थोड़ी देर के लिए आप लोग रख दीजिए जनाजा, वो यहीं आ रहे हैं, यहीं देख लें, फिर उसके बाद चल लेंगे आगे भाई, है ना? तो मुंह देख ले मतलब आखिरी बार। भीड़ से आवाज आई अरे यार क्या लपेड़ है यार। कौन बोला ये? कौन बोला? कौन नेता बन रहा है यहाँ पे है? मैं थोड़ा गुस्से में बोला। ऐसे मौके पे जब आप थोड़ा तेज बोलते हैं और किसी एक आदमी पे निशाना साधते हैं ना, तो वो छुप जाता है। ये बहुत कारगर टेक्निक है। मैंने कौन बोला था, कौन बोला, आगे आई जरा, कौन बोला? तो कोई चुप हो गया, कोई सामने नहीं आया। फिर दूसरी आवाज आई रखो भैया नीचे रखो, क्या किया जाए, रखो भैया जनाजा रखो नीचे। जनाजा नीचे रख दिया गया। अब साहब सब लोग हाथ बांधे हुए खड़े हैं ऐसे। अब मैंने कहा आ रहे होंगे, बस बस आ ही रहे हैं, बस यही है, पास ही में है। कहते हुए बार बार गली की तरफ देख रहा था, जहां से गली शुरू हो रही थी, वहां से मैं देख रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं यार कौन आएगा ऐसे में, यार मैंने तो ऐसे ही कह तो दिया, लेकिन कोई आएगा नहीं, ये लोग कब तक रुकेंगे? अभी बीच में इनका सब्र टूटने लगेगा, फिर नाराज होंगे। मैंने कहा 1 मिनट जरा मैं फोन कर लेता हूँ। हाँ, मैं जल्दी से कोने में आया, मैंने फोन मिलाया कुद्दूसी को और फिर एक्टिंग की। हेलो, हाँ, ओ हो, अच्छा, हाँ। अब सब लोग की नजर मेरे चेहरे पर ऐसे गड़ाए हुए, सब यूं देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे। मैं फर्जी बातें कर रहा जिसका कोई मतलब नहीं। अरे 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 अरे, अच्छा
नहीं तो ऐसा तो नहीं है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हाँ, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। पता नहीं जो मन में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। बात करते करते मैं थोड़ा और किनारे आ गया और कुद्दूसी साहब को फ़ोन लगाया मैंने जल्दी से। एक रिंग में फ़ोन उठ गया और उनकी हांफती हुई आवाज़ आई। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? अरे मैंने कहा, आप हांफ क्यों रहे हैं? बोले, अरे दौड़ रहा हूँ यार, वो ई रिक्शे पे बैठा था कब्रिस्तान के लिए, लेकिन कमबख्त कह रहा है कि 3 और सवारी आ जाएं तो चले, तो हम जरा दौड़ने लगे। अरे तो मैंने कहा 3 का किराया दे देते आप। बोले, अरे यार ये बात तो दिमाग में आई भी नहीं। अच्छा खैर, मैं बस पहुंच गया हूँ, तुम थोड़ी देर और रोके रखना, बस काम शुरू हो रहा है। मैंने कहा, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई आदमी चाहिए जो देखने में बम्बई का लगे। बोले, बम्बई का आदमी? ये क्या नया बवाल है? मैंने कहा, अरे वो मसला दरअसल ये है। कह के मैंने उन्हें सारा मसला समझाया। कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं किसी को भेजता हूँ। मैंने कहा, कोई ऐसा आदमी भेजिएगा जो इस मोहल्ले का ना हो, कोई पहचानता नहीं हो, बहुत मारे जाएंगे वरना। कहता, ठीक है, मैं भिजवाता हूँ किसी को। अब मैं वापस आ गया भीड़ में जहाँ जनाजा था। मैंने कहा, बस ये आ ही गए, बस ये मोड़ ही पर है, 10-20 मिनट लगेगा, ऐसा कीजिए तब तक आप लोग। अरे यार, एक आदमी बोला, क्या तमाशा है यार, यही काम करने के लिए आए क्या? दुकान खुली छोड़ कर आए यार। मैंने कहा, फिर से मैंने वही पता चल, कौन बोल रहा है ये? हाँ, आ गया हो जरा, हटिए भैया, हटिए। कौन बोला था ये? कौन? सामने आई, किसकी आवाज थी ये? ऐसे बोला तो वहां पे कोई बोला नहीं, सब चुप हो गए। सख्ती से बोलने पे काम अक्सर हो जाता है। इसके बाद सब 20 मिनट तक वहीं पे खड़े रहे। अब सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, गली खामोश है, सबकी नजर मेरे चेहरे पर है। सब्र कब तक करे आदमी? खैर, फिर क्या देखते हैं साहब कि अचानक गली के मुहाने से एक खट खट की आवाज सी आनी शुरू हुई, जैसे कोई चल के आ रहा है। सबने नजर घुमा के देखा तो साहब एक 95 साल का छड़ी टेकते हुए आदमी चला आ रहा है। सबने पलट के देखा, पता नहीं किसको भेज दिया था कुद्दूसी ने। अब वो इतने धीरे धीरे आ रहा है छड़ी टेकते हुए कि लोग देख रहे हैं कि यहां तक पहुंच ही पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। एक आवाज आई, देखो भैया कहीं एक जगह 2 ना उठाने पड़े। लोग हंसने लगे। खैर वो करीब आए, चचा मियाँ के मुंह से कपड़ा हटाया गया। अब वो बूढ़े अंकल जो थे उन्होंने देखा और दहाड़े मार के रोने लगे। गजब एक्टिंग भाई साहब। अरे भैया क्या बताएं, अरे बस हर मौके पे मदद की है भैया हमारी, और किसी को बिना बताए मदद की। अरे आदमी नहीं थे साहब, ये फरिश्ता थे साहब, फरिश्ता थे। मैंने उनको उठाने के बहाने कान में कहा, बहुत ओवर एक्टिंग हो रही बाबू, बहुत, बस हल्का हाथ रखो थोड़ा। उन्होंने रोते रोते हाँ में ऐसा सर हिलाया कि मैं समझ गया। खैर थोड़ी देर तक उन्होंने वहां पे रोना पीटना किया, जिससे थोड़ा और वक्त मिला हमें। और उसके बाद फिर जब लोगों का सब्र टूटने लगा तो फिर जनाजा उठाया गया। अब भीड़ फिर आगे बढ़ी। फिर मेरा फोन बजा, मैंने उठाया। बोले, हाँ हम कब्र में ही हैं, खुदाई चालू हो गई है। हाँ 3 लोग हैं, 2 मजदूर हैं, एक हम भी लग गए साथ। मेरे भैया जरा कुदाल उधर चलाओ, मेरा सर ना खोल देना कहीं तुम आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, अरे ठीक है मैं रोकता हूँ, लेकिन अब मैं कैसे रोकूं, एक बार रुकवा चुका हूँ। बोले, मैं नहीं जानता, तुम रुकवाओ उसको, चाहे जैसे रुकवाओ। कहकर उन्होंने फोन काट दिया। इधर जनाजा फिर से चल चुका है कब्रिस्तान की तरफ। अब साहब मैं फिर से परेशान कि अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए था। मैंने सोचा कि अब कोई नया पैतरा चलना पड़ेगा। 10 मिनट तक तो हम चलते रहे। उसके बाद मैंने फिर से कहा, अरे साहिबान ठहरिए जरा, ठहरिए। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, भाई वो जनाजा जो है अभी कब्रिस्तान नहीं जाएगा अभी। भीड़ में सुगबुगाहट होने लगी। बोले, अरे कब्रिस्तान नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा फिर? मैंने कहा, अरे नहीं वो बात नहीं है, वो असल में मामला ये है कि चचा मियाँ जो है वो पीर बाबा के बहुत बड़े मुरीद थे हैं? और उनकी जो है आखिरी ख्वाहिश थी कि जनाजा जो है कुछ देर के लिए पीर बाबा की मज़ार की चौखट पर रखा जाए और फिर वहाँ से जो है कब्रिस्तान जाए, ऐसा वो चाहते थे, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। अरे यार, कुछ लोगों की आवाज़ एक साथ आई और उनमें से एक बोला, हमारे कहा है भैया, दमी आफत कर दी है हमारे, हैं? कब्रिस्तान से वापस भी आना है हम लोगों को, क्या चाहते हो कि वहीं जाके हम भी लेट जाएं क्या? मैंने कहा, अरे नहीं भाई, वो दरअसल वो मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश है, तो मतलब कुछ तो देखना पड़ेगा ना। बड़ा मायूस होकर एक आदमी जो कंधे पे जनाजा उठाया था बोला, चलो भैया घुमाओ भैया, घुमाओ। जनाजा जो पूरा घुमा लिया गया। अब सब लोग चल पड़े हैं पीर बाबा की मज़ार की तरफ। रास्ते में एक ने हमसे धीरे से कान में कहा,
दिखे तो नहीं रहे कभी हमको मज़ार पे, हैं? हम तो हर जुमेरात जाते थे। हमने कहा वो इतवार जाते थे। अच्छा चलो सामने देखो, नाली में ना गिर जाना, सामने देखो खड्डा वड्डा है, संभाल के चलो। खैर ऐसे टाला टाली करते हुए हम लोग थोड़ी देर के बाद पहुंच गए मज़ार पे। हाँ भाई हाँ रखो, चलो मज़ार रखो, रख दो नीचे रख दो। हाँ भाई मुंह काबे की तरफ कर दो। हाँ बिस्मिल्लाह, चलो रखो भाई। हाँ अब मज़ार पे जनाजा उतार दिया गया और लोग इधर उधर खड़े हो गए। अब कोई वहाँ दुआ कर रहा है, कोई अपने कंधे सुन हो गए, कोई अपने कंधे दबा रहा है। बड़े लंबा सफ़र हो गया था लोगों का। अब मैंने दूसरी को फिर से कॉल किया, इस बार उसने उठाई नहीं। अब मेरा बीपी हाई होने लगा कि ये इतना ज़्यादा टाइम पास तो अब हो नहीं सकता, अब तो पकड़े जाएंगे। अब मैं गया जनाजे के पास, थोड़ा टाइम और लेना था। मैंने कहा, कुछ सोच रहा था मैं कि अब कैसे टाइम लिया जाए थोड़ा। तो मैंने कहा चाचा मियाँ जैसे शायर बहुत कम ही हुए इस ज़माने में। शायर? ये कब शायरी करने लगे भैया? मैंने कहा अरे बहुत शानदार शायर थे भाई, किसी को बताते नहीं थे, लेकिन सिर्फ मुझे सुनाते थे। वह बहुत शानदार शायर थे, बहुत ही अच्छे शायर थे। वो एक शेर आप लोगों ने सुना होगा, उनकी गज़ल थी भाई। वो कुछ इस तरह से है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, मुलाज़ा फरमाए, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, और पहले आती थी हंसी हाले दिल पर, अब किसी बात पे नहीं आती है। इस तरह से करके मैंने साहब पूरी गज़ल का एक एक शेर 2-2 बार करके पढ़ा। ख़त्म होने पर कोई तो कुछ नहीं बोला, लेकिन चचा मियाँ के जो बेटे थे जिन्होंने मुझ पर पूरी जिम्मेदारी रखी थी, उन्होंने कहा अंकल ये तो कुछ गालिब का नहीं लग रहा है शेर आपको। मैंने कहा हाँ, उनको यही पसंद था, यही शेर सुनाते थे वो, उन्होंने मुझसे कहा था यही शेर सुनाना। इस बार उसने मुझे कुछ शक की नज़र से देखा, लेकिन खैर बात आई गई होगी। बहरहाल जितनी देर में लगा सकता था मैंने लगाई, और फिर किसी तरह से सब करते कराते हम लोग कब्रिस्तान पहुंचे। तो क्या देखते हैं साहब, ये कुद्दूसी साहब 2 और कब्र खोदने वालों के साथ फावड़ा लिए हुए खड़े हुए, कपड़ों में मिट्टी लगी हुई है। हमें देखते हुए बोले आइए आइए। वो थोड़ी सी कमी थी इसमें, थोड़ी तिरछी काट दी थी इन्होंने, तो हमने सोचा कि हम ही उतर के थोड़ा ठीक करते। तो भाई चचा मियाँ हमारे इतने खास दोस्त थे, तो इतना तो कर ही सकते। आइए आइए आप लोग इधर से निकल आइए, हाँ आइए रास्ता है। हम लोग वहाँ पे पहुँचे, और साहब ऊपर वाले का शुक्र कि किसी को शक नहीं हुआ। हम दोनों ने बड़ी राहत की सांस ली और फिर एक दूसरे को गले लगा लिया। और वो दिन है, और आज का दिन है, कि मैं और कुद्दूसी साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उन्होंने वो गेट के सामने जो उनके गमले रखे हुए थे, जो जिस पर हमारी शुरुआती लड़ाई हुई थी, वो उन्होंने हटा लिया है। मुझे याद आता है कि मौत से पहले चचा मियाँ ने कहा था कि वो गमले हटवा देंगे। देखिए जाते जाते वो अपना वादा पूरा कर गए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अगर आप ये कहानी YouTube पर देख रहे हैं तो कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप Spotify या Apple Podcast पर सुन रहे हैं हमें, तो रेटिंग्स दें, फॉलो करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको खुद ब खुद हर हफ्ते मिलती रहें। कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है सूरज सिंह ने। अगले हफ्ते लौटूंगा नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।